नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं और इसके अंदर जो आप देखेंगे, अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया तो रांची के अंदर या पूरे झारखंड के अंदर कहीं भी प्लॉट खरीदने में आप संकोच नहीं करेंगे, आसानी से खरीद सकते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, हमारे बीच मौजूद है रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर सुमित साई जी। इनके माध्यम से टाइप्स ऑफ लैंड के रिगार्डिंग बहुत सारा आपको टाइप्स बताएंगे जो किस लैंड में आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं सुमित से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनुज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये टॉपिक कितना ही मजेदार और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में झारखंड वासियों के लिए। और इस पे आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बताने का। और जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो बहुत ही अच्छे फैक्ट बाहर निकल के आ रहे थे। क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, फिर भी बहुत ऐसी चीज है जो नया चीज मुझे जानने को मिला और उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। के या झारखंड में बहुत ज्यादा इशूज हैं इसमें। हाँ, रांची और बात करने वाले हैं। जी, इसमें रांची और झारखंड बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। हाँ, ये चीज है। और इस वीडियो से जो एंड यूजर है उनको ही फायदा नहीं होगा, इसमें जो बिल्डर और डेवलपर है उनको भी फायदा होगा। अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं अपने क्लाइंट तक, तो उनको ये बेनिफिट होगा कि जो वो प्रॉपर्टी जहां पे डेवलप कर रहे हैं उनका वो जो जमीन है वो किस टाइप का है, तो उनको अपने कस्टमर को समझाने में आसानी होगी और ये उनके लिए भी बेनिफिट है। मुझे तो लगता है सर बहुत सारे लोग ये सब तो जानते भी नहीं होंगे। आज मैं देख रहा हूँ जितना टॉपिक आप लेके आए हुए हैं, 2-3 लोग जानते हैं जो कि मुख्य है। और आज आप बता रहे हैं तो बिल्डर के लिए भी ऑटोमेटिक है जो अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा रहेगा और जो बायर्स है उसके लिए तो समझिए ये रामबाण है। जी आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि झारखंड में बहुत टाइप के लैंड है जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जिसमें एक जो लैंड का जो पहले मैं आपको लैंड के टाइप के और बता देता हूँ। यहाँ पे जो लैंड है वो एक जनरल लैंड होता है, उसके बाद से एक कंपनसेशन लैंड होता है, जीएम मालिक लैंड होता है, जीएम आम होता है, सिकमी लैंड होता है, भूमिहरी लैंड होता है। उसके बाद से बोलचाल की भाषा में कोई बोलता है तो आपको बोल सकते हैं कि खतियानी जमीन है या जमीन डीड से है तो उस टाइप का जमीन होता है। एसटी लैंड होता है और सीएनटी लैंड होता है, ठीक है। बहुत लोग एसटी लैंड सीएनटी लैंड को एक ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। उस सब के बारे में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। लगभग 10 प्रकार का आपने 10 प्रकार के, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बड़ा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं सर आपके थ्रू। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस सबको उतना नहीं लिया हूँ जो कि छोटा छोटा पार्ट है। मेन कस्टमर इसी सब चीज को देख करके ये कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी चीज है। और तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं जनरल लैंड के बारे में। जनरल लैंड ये होता है, जनरल लैंड से प्राय बहुत लोग ये समझते हैं कि जो जमीन जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनसे जो बिलोंग करता होगा वो लैंड जनरल होगा, तो ऐसा नहीं है। जनरल लैंड ऐसा लैंड जिसे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसका आप म्यूटेशन करा सकते हैं। वो लैंड किसी ओबीसी कास्ट के भी लोग का हो सकता है जो सीएनटी एक्ट के अंदर में नहीं आते हैं, वो भी जनरली, उनका भी लैंड जनरली कहलाता है। जो मुस्लिम होते हैं उनका जो लैंड होता है वो भी जनरली कहलाता है। तो इस टाइप का लैंड जो कि सबसे सेफ लैंड होता है, रैयत जमीन जिसे बोलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं, उसका आसानी से रजिस्ट्री होगा, म्यूटेशन होगा, अगर किसी तरह का लीगल विवाद अगर उस जमीन पे नहीं है तो, ठीक है। और इस तरह से आप जनरल लैंड को आप बिना, अगर आप देखते हैं उस पेपर चेक कराते हैं, अगर उसमें पेपर चेक में निकल के आता है कि नहीं जमीन जो है खतियानी तौर पे भी जनरल है और डीड से भी जनरल है, हर एक चीज से जनरल है, तो आप आराम से उस जमीन को खरीद सकते हैं और उसका आपका रजिस्ट्री म्यूटेशन सारा सब कुछ आसानी से होगा। उसके बाद होता है कंपनसेशन लैंड। कंपनसेशन लैंड क्या होता है? ऐसी जमीन जिसका जो जमीन लैंडलॉर्ड है वो आदिवासी होते हैं, ठीक है, लेकिन उस जमीन को गवर्नमेंट ने पूरे लीगल तरीके से प्रोसेस करके उसका इख्तियारनामा निकाल करके उसको ऑक्शन में डालती है। ऑक्शन में डाल करके उसके बाद से उस जमीन का लगान वगैरह सब कुछ ये
सरकार जो है अपने अंदर में वेस्ट करती है। उसके बाद वो किसी जनरल आदमी को अगर वो बेचती है, ठीक है, तो वो जमीन को आप खरीद सकते हैं। सपोज कि इस प्रक्रिया को किए हुए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ कि कोई ऐसा जमीन था जिसको गवर्नमेंट ने ऑक्शन वगैरह करके पूरा लीगल प्रोसेस के साथ में करने के बाद में उसने किसी जनरल आदमी को बेच दिया। अब वो जनरल आदमी उस जमीन को अगर बेचना चाहता है और उसका सारा पेपर वैलिडेट है डीसी के यहाँ से सारा सब कुछ, तो उस जमीन को वो बेच सकता है और आप भी खरीदेंगे तो आपकी भी रजिस्ट्री होगी और आपकी म्यूटेशन भी होगी, किसी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वही लीगलाइज तरीके से नहीं किया गया हुआ है, बहुत लोग हैं उसका कुछ गलत पेपर वगैरह भी बना लेते हैं, बना के सबमिट कर देते हैं, तो वो हो सकता है कि रजिस्ट्री हो जाए लेकिन आपका म्यूटेशन होने में बहुत ही दिक्कत होगा या तो नहीं भी हो सकता है। सर जैसे कि बिना म्यूटेशन अगर जमीन रजिस्ट्री हो जाता है तो इस पे थोड़ा सा लोग क्लियर करें आप, जो म्यूटेशन क्यों कंपलसरी है? देखिए म्यूटेशन कंपलसरी, म्यूटेशन होता क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा। म्यूटेशन ये होता है, एक एग्जाम्पल के तहत मैं समझाता हूँ आपको। आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 100 रुपया है, उस 100 रुपया में से आपने 80 रुपया निकाल लिया तो आपके अकाउंट में कितना बचा? 20 रुपया। तो म्यूटेशन वही चीज है कि सरकार के घर में, सरकार के आपका जो लैंड अकाउंट है उसमें आपके पास में 100 एकड़ जमीन थी, उस 100 एकड़ जमीन में से आपने 80 एकड़ जमीन बेच दी। तो जब 80 एकड़ जमीन आपने बेच दिया तो जिसने खरीदा अब वो जमीन म्यूटेशन होकर के उसके नाम पे चला गया, तो आपके पास में 20 डिसमिल ही जमीन बचना चाहिए। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ, ठीक है, इट मीन्स कि आपका पूरा 100 का 100 एकड़ जमीन जो है आपके पास में ही है, ठीक है, तो आपके उसमें से आपके टोटल रकबा में से वो जमीन माइनस नहीं हुआ, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक है। और वो हमेशा दिखते रहेगा ऑनलाइन जो है वो दिखता है, ऑनलाइन जो भी है पेपर गवर्नमेंट के पास जमीन का वो दिखता रहेगा जी। एक वो चीज है। दूसरे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई बोलता है, झारखंड में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि आज के डेट में सारे जमीन का लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ठीक है। अगर कोई बंदा या कोई भी कंपनी या कहीं भी जमीन खरीदते हो बोलती है कि ये अभी जमीन मेरा ऑनलाइन नहीं है, ये कुछ दिनों में हो जाएगा, तो सबसे पहले जो जमीन ऑनलाइन नहीं है कोशिश करें कि उस जमीन को किसी भी हाल में ना खरीदे, चाहे वो जनरल जमीन हो या कोई भी जमीन। अगर वो जनरल भी है तो भी ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं है तो हम खरीद लिए, ऐसा नहीं। जब तक ऑनलाइन नहीं है तब तक उसे नहीं खरीदे। एक ये बात, चलिए 2 बता दिया मैंने। अब आते हैं हम जीएम आम लैंड पे। तो जीएम आम कुछ नहीं है, जिसे गैर जमरुआ आम लैंड बोलते हैं। वो क्या होता है कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड के जस्ट बगल में कुछ जमीनें होती है 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, उस टाइप का जो लैंड होता है वो सरकारी जमीन होता है, तो गैर जमरुआ आम बोलते हैं, जीएम आम बोलते हैं उसे। तो वो जो होता है वो सरकारी लैंड होता है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे नदी के किनारे का हो गया, बहुत ऐसा कुछ कुछ जमीन होता है जो कि जीएम आम जमीन आता है। जैसे कि आपका कहना है गैर मजरूआ जमीन अगर कोई है, हाँ, तो उसे ना खरीदे। नहीं, उसे तो किसी भी हाल में नहीं, मैं वही बता रहा था कि गरजुआ आम है तो आप उसको किसी भी हाल में नहीं खरीदे, न खरीद सकते। उसके बाद जीएम में भी एक और आता है अनुप, जीएम मालिक लैंड। तो जीएम मालिक लैंड एक ऐसा लैंड होता है कि जिसका मालिकाना हक जो है वो किसी किसान के पास में होता है। और जीएम मालिक लैंड में भी अगर किसी के पास उसका एम फॉर्म है, सरकार के पास में वो जमीन वेस्ट की हुई है। वेस्ट करने का मतलब है कि सरकार के खाते में उसका रिकॉर्ड है और सरकार उस जमीन पे उस किसान से लगान लेती है, इसका मतलब हुआ जमीन को वेस्ट किया हुआ है वो, और उसका एम फॉर्म है और सारा डॉक्यूमेंट्स, अगर कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसका है, तो परमिशन लेकर के, डीसी से परमिशन लेकर के उससे, तब आप उस जमीन को, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले झारखंड में शुरू किया था कि यहाँ जीएम मालिक लैंड बिकेगी, तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ विवाद रहता ही है। कभी होता है कि कभी बिकेगी, कभी आता है कि नहीं बिकेगी, तो इस तरीके से लगा ही रहता है। तो मिला जुला के मैं यही कहूंगा कि अगर जीएम मालिक लैंड है, अगर आप रेसिडेंशियल किसी पर्पज से लेना चाहते हैं तो नहीं ही ले तो ज्यादा अच्छा है, आप उसको नहीं खरीदे तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत लोग फार्म हाउस वगैरह के लिए ले लेते हैं, तो अगर आपका लीगल सब कुछ ओके है तो ही ले, अन्यथा न ले तो ज्यादा अच्छा है। सिंपल सा लाइन में पूछना चाहूंगा, इसमें भी रजिस्ट्री होता है क्या सर? हाँ, जीएम मालिक में भी रजिस्ट्री होता है। मैंने जैसा बताया कि अगर सारा पेपर कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसका सही है तो डीसी से आप ऑर्डर लेकर के, अगर वो भी वेरीफाई करेगा, सब कुछ ओके रहेगा, तो आप उसमें रजिस्ट्री करा सकते हैं। हाँ, म्यूटेशन भी उसका सरकार की तरफ से तो म्यूटेशन भी होता है उसका, ठीक है। उसके बाद एक लैंड आता है सिकमी लैंड।
अब सिकमी लैंड क्या होता है? सिकमी लैंड एक ऐसा लैंड होता है जिसका जो खतियान का पेपर होता है उसमें ऊपर में देखेंगे आप लैंडलॉर्ड का एक कॉलम होता है, उसमें लैंडलॉर्ड का नाम लिखा रहता है। तो उस लैंडलॉर्ड का जो नाम लिखा होता है उसमें, तो उसका जो लैंडलॉर्ड हुआ, जमींदार हुआ, उसका नाम सपोज मान लीजिए कि सुमित सिंह है, ठीक है। और नीचे इससे एक रैयत का नाम, 3-4 रैयत का नाम है जिसके पास में वो जमीन उस समय है, ठीक है। जब 1932 में खतियान बना तो ये इस चीज को वहां पे अंकित किया है। तो सिकमी लैंड क्या होता है कि कोई जमींदार की जमीन है, मेरी जमीन है, मैंने अपने नाई को, जो मेरा बाल काटता है, उसको मैंने, जमींदार लोग दे देते थे, चलो इसको तुम दान में नहीं, मतलब उसको रेंट पे देते थे, मतलब कि तुम उसमें खेती करो, उपजाओ, अपना खाओ पियो, अपना वो चीज करो। या किसी किसान को दे दिए जो उनका खेत जोत रहा है, 1 बीघा 10 बीघा खेत जो रहा है, तो उसमें से 1 बीघा उन्होंने दे दिया कि आप इसको भी तुम्हारा जो, तो इसका जो भी होगा अनाज तुम अपने पास आए, या माली को इस तरह से उनको दे दिया। तो जब 1932 में भरण पोषण, लेकिन जब 1932 में खतियान जब बना तो चूंकि उस जमीन को वो आदमी जोत रहा था, वो नाई जोत रहा था, वो किसान जोत रहा था, तो सरकार ने पूछी कि भैया ये जमीन को क्या करना है, कैसे लिखेंगे? ये तो आपने इनको दिया है, तो किसको अपने नाम पे रखना है क्या है? तो उनको अपने नाम पे नहीं रखना था, तो उसमें खतियान जब बना तो उसके ऊपर में जमींदार का नाम लिखा गया, और उसमें रैयत जो जिसके नाम से उस समय जमीन था, जो उसमें खेती कर रहा था, किराए पे दिया, तो उसमें उसका नाम लिखा। वो कोई भी जनरल आदमी भी हो सकता है, कोई आदिवासी आदमी भी हो सकता है, या SC ST OBC कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ऐसे लैंड को सिकमी लैंड बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सिकमी लैंड खरीद सकते हैं, तो सिकमी लैंड खरीद सकते हैं, तभी खरीद सकते हैं उस सिकमी लैंड पे कभी भी उस किराएदार का, जो उसने जमीन लिया है, उसका मालिकाना हक, कायमी हक कभी उसका नहीं होता है, नहीं उसी के किसी पूर्वज का होगा। वो हमेशा वो जमींदार का ही रहेगा, और वो सरकार के पास में उस तरह से उसका मेंटेन रहेगा उसका। अगर वैसे जमीन को आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो वो जमींदार का कोई अगर वंश, देखो 1932 में खतियान बना, आज तो कोई बचा हुआ है नहीं उसका, तो उसका जमींदार का कोई खानदान का आदमी अगर है तो आप उससे भी रजिस्ट्री कराइए। और अच्छा रहेगा कि जो उसमें रैयत का जो नाम था, जो उस किराएदार का कोई वंशज अगर है, अगर उसका भी ये है, उसका वंशावली है, तो आप उससे दोनों से रजिस्ट्री कराइए, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है ना प्रॉब्लम के, उसने एक छोटा सा केस डाल दिया कि इसमें पेपर में मेरा भी नाम है, तो कल को सिविल में केस चल गया, आप केस लड़ते रहिए, सिविल का केस है, इतना सारा है, बहुत सारा, उसमें उसके अगर सेक्शन आएगा अकॉर्डिंगली उसके, तो वो लगाएगा जिस सेक्शन के कारण से नहीं होता, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मिला जुला के ऐसे लैंड को भी नहीं ही खरीदना चाहिए, इसमें बहुत तरह का दिक्कत होता है। और कोई आदमी बोलता है कि चूंकि मेरा अभी लैंड, मान लीजिए कि जमींदार का कोई भी वंशज नहीं, वो मर गया हुआ है, और उसमें उसका नाम लिखा हुआ है जो किराएदार का था, उसका कोई वंशज बोलता है कि मेरे नाम से हम बेच सकते हैं, वो कभी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो जमीन कभी भी गवर्नमेंट के अंडर में है ही नहीं। वो जमीन को हम फिर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, और वो गवर्नमेंट जमीन हो जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखा जाए, कोई अगर ऐसा बोलता है तो उस चक्कर में ना आए। दोस्तों देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपको मिल रहा है। तकरीबन आपने अभी 4-5 सुना होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट, आज तक ये पता नहीं होगा आपको जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं आपके बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या कहीं जमीन वगैरह खरीदना चाह रहे हैं झारखंड के अंदर, रांची के अंदर। तो आइए जानते हैं आगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं भूमियड़ी प्लॉट का। भूमियड़ी प्लॉट ऐसा प्लॉट होता है जो प्लॉट, जैसे खतियान में आप देखेंगे जमींदार लैंडलॉर्ड के नाम में किसी का नाम है, जैसे सुमित पाहन, सुमित मुंडा, सुमित उड़ाव, ठीक है, और नीचे जो किसान का जो नाम लिखा था उसमें किसी जगन्नाथ सिंह, अनुज सिंह, वो कोई भी जनरल आदमी का नाम लिखा हुआ है। तो वैसा जमीन जो होता है वो भूमियड़ी कहलाता है, जिसका लैंडलॉर्ड आपको कोई ST SC ये ऐसे है, और उसका वो जो है रैयत जो है वो जनरल कोई आदमी है, तो ऐसे केस में उस जमीन को भूमियड़ी करते हैं। अब भूमियड़ी जमीन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? भूमियड़ी जमीन में तभी खरीदना चाहिए भूमियड़ी जमीन को जिस भूमियड़ी जमीन को वेस्ट कर दिया गया है, सरकार के पास में उसका वेस्ट कर दिया गया है और उसका लगान सरकार उसूलती है अगर, ठीक है, तो वैसे केस में उस जमीन को आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और उसका रजिस्ट्री भी होगा, म्यूटेशन कर दे। लेकिन जिस जमीन का, जैसे आपने सुना होगा एक लैंग्वेज के भूमियड़ी प्लॉट है भैया, वो नहीं लेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हाँ, आप नहीं सही बोल रहे हैं, भूमियड़ी प्लॉट को नहीं खरीदना, लेकिन ऐसा भूमियड़ी प्लॉट जिसको सरकार को वेस्ट कर दिया गया है और उसका सरकार के पास में सारा खाता है, लेखा जोखा, वैसे जमीन को आप ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्री भी हो सकता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, मैं खुद भी
हम लोग अपनी कंपनी के नाम पे करीब 1 एकड़ जमीन खरीदे थे, जो कि आपको भूमियारी लैंड था, वो इसी टाइप का था। मैंने रजिस्ट्री कराई, उसका म्यूटेशन भी हुआ, रजिस्ट्री भी हुआ। उसके बाद मैंने कुछ अपने मित्रों को उसे सेल आउट भी किया प्लॉटिंग करके, तो उनका भी रजिस्ट्री हुआ, उनका भी म्यूटेशन हुआ। तो उस टाइप का अगर भूमियारी लैंड है तो आप उसको ले सकते हैं। अब आइए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट सीएनटी लैंड पे। तो उससे पहले मैं एसटी लैंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एसटी लैंड तो किसी भी हाल में हमें नहीं खरीदना है, मतलब कि कोई भी जनरल आदमी को नहीं खरीदना है। एसटी लैंड को सिर्फ और सिर्फ कोई एसटी ही खरीद सकता है, बट उसके साथ भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सपोज मैं सुमित मुंडा, मेरी जमीन है, मैं अनुज मुंडा को अपनी ये जमीन बेचना चाह रहा हूं, ये भी एसटी है, मैं भी एसटी हूं, ठीक है। वैसे केस में हम लोगों को सबसे पहले अभी जो नियम है उसके हिसाब से आपको डीसी के पास में एक एप्लीकेशन डालना होगा, जिस एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस होते होते 20 दिन से 1 महीना लग ही जाता है। वहां से अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप इस जमीन, आप उसमें रीजन देंगे कि क्यों जमीन बेचना है। आपकी बेटी की शादी है, आप असमर्थ है किसी तो मतलब कि ये फाइनेंशियल तौर पे असमर्थ है, हम बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, पर बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, इस कारण से हम जमीन बेच रहे हैं, तो ही जाकर के आप उस जमीन को बेच सकते हैं। और जिस आदमी को बेच रहे हैं, जिस एसटी किसान को या जिस भी एसटी आदमी को, वो आपका उसी डिस्ट्रिक्ट का, उसी ब्लॉक का होना चाहिए एटलीस्ट, तभी आप उसको बेच सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है आज के एसटी की जमीन में। हाँ, इस वजह से लोग एसटी में भी प्लॉट खरीदना मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल हो गया। एसटी लोग बोले हम तो एसटी का जमीन खरीद लेते हैं। नहीं, आप नहीं खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं, आपको तभी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कोई एसटी भी अगर आदमी है, अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एसटी लैंड खरीद लें, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको आइडिया होगा, सभी लोग जानते होंगे, सीएनटी। तो आज सीएनटी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आप भी समझे। और सीएनटी के बारे में जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल ही फैक्ट है, आप सर्वे कर ले। और हमारे बीच जो सुमित सर ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, इनका भी बहुत दिन से जमीन से रिलेटेड काम है, बहुत सारा प्रोजेक्ट खुद का है इनका, तो इनको सीएनटी के बारे में और अच्छे तरीके से आइडिया है। आज ये क्लियर करेंगे आपके बीच होता क्या है सीएनटी। सीएनटी लैंड के बारे में बता दूं, सीएनटी लैंड जो है, सीएनटी एक्ट जो है वो आपको 11 नवंबर 1908 को इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। जब आपको ये बिरसा मुंडा जी का जब ये हुआ, उसके बाद से आपको इसका ये इसमें इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया इसको। और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारा संशोधन ये इसलिए किया गया था कि लैंड को लेकर के उस समय बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करते थे आदिवासी लोगों में, उसको रखने को लेकर के, उसको बेचने को लेकर के, जिसके कारण से ये एक्ट लाया कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारा इस एक्ट में संशोधन होता चला गया। ये टोटल जो है आपको झारखंड में 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में सीएनटी एक्ट लागू होता है, 1 प्रमंडल में नहीं होता है, वहां पे एसपीटी एक्ट लागू होता है। और वो 1 प्रमंडल आपको देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, इस सब टाइप उस जगह उधर के इलाके में आता है, उस एरिया में आता है, ठीक है। अब सीएनटी एक्ट में जो संशोधन हुआ, वो सीएनटी एक्ट में संशोधन ये हुआ, वो संशोधन हुआ 25 जनवरी 2012 को। वो आपको सेक्शन 46 के तहत ये संशोधन किया गया कि कोई भी कुछ ऐसे लोग जो थे जो कि अदर शेड्यूल कास्ट में आते थे और कुछ ओबीसी में भी आते थे, उन कास्ट का डिमांड था कि हमको भी एसटी लोगों की तरह फैसिलिटी दिया जाए, हम लोग भी बहुत पिछड़े और बहुत ज्यादा ये है। तो उनको इस चीज में करने के कारण, उनको डिमांड को पूरा करने के कारण उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और ऐसे कुछ कास्ट को उस एक्ट के अंदर में डाल दिया गया। अब उसमें डालने के बाद क्या हुआ, उनका ऑटोमेटिकली उनका जमीन जो हुआ वो एसटी लैंड कहलाने लगा, मतलब सीएनटी लैंड कहलाने लगा, ठीक है। तब सीएनटी लैंड में जैसे ही चल गया तो सीएनटी लैंड में बिना, जैसा कि मैंने आपको बताया एसटी लैंड के बारे में, बिना किसी परमिशन और बिना किसी कागजी कार्रवाई के तहत वो लोग जमीन नहीं बेच सकते। इवन जमीन बेच ही नहीं सकते, वो लोग जमीन आपको दान दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, ये इस सब टाइप का कुछ कर सकते हैं, या लीज पे दे सकते हैं, और लीज का भी एक टेन्योर है, वहां तक दे सकते हैं।
और उसको किसी भी हाल में नहीं ना ही रजिस्ट्री कर सकते हैं, ना ही किसी को आप सेल कर सकते हैं। तो ये सब सारा इशूज है सीएनटी, ये सब सारा सीएनटी में तो बिल्कुल ही ना पड़े दोस्तों। एसटी सीएनटी में, एसटी तो खैर नहीं पढ़ना है और सीएनटी में भी नहीं पढ़ना है। और एक चीज और, एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं एसटी हूँ, सॉरी मैं सीएनटी एक्ट में, सीएनटी के अंदर में आता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये हो गया, आपको कुर्मी हो गया, कुर्मी में 2 पीढ़ी महत्व होता है और कुर्मी महत्व होता है, तो उसमें जैसे एक कास्ट है वो सीएनटी एक्ट में आती है, तो वो सोचेंगे कि अगर मैं एसटी कोई लैंड है उसको खरीद लूं तो वो नहीं खरीद सकते। वो सीएनटी किसी बंदे का लैंड खरीद सकते हैं, वो जनरल लैंड खरीद सकते हैं, वो दूसरा कोई लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन वो चाहेंगे हम एसटी लैंड वो खरीद ले क्योंकि वो उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो चीज नहीं हो सकता है। एसटी का लैंड सिर्फ एसटी खरीदेगा और सीएनटी का लैंड जो है वो आप सीएनटी में ही खरीद सकते हैं। एसटी का लैंड वो भी नहीं, सीएनटी एक्ट के अंदर जो आता है वो भी नहीं खरीद सकते। एसटी का लैंड में सबसे मुख्य जो है वो उसी प्रमंडल का होना चाहिए। हाँ, वो तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये इस वजह से भी और ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आता है। अब ज्यादातर अब ये इतने टाइप ऑफ जो मैं बताया यही सारा मेन मुख्य ये सब टाइप ऑफ लैंड है। और इसमें मुझे लगता है कि आपको और भी ब्रीफ और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस पे एक, क्योंकि वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, अगर चाहिए होगा तो उसके लिए आप हम लोग को अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और जो भी जानकारी होगी उससे रिलेटेड, या आप कोई परचेज करना चाह रहे हैं किस टाइप का लैंड है तो उससे रिलेटेड, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया लीगल हम लोग सब कुछ आपको करवा करके देते ही हैं, तो वो तक काम हो गया। और उसको जानकारी भी अगर चाहिए होगी तो वो जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में। ये सारा डिटेल हो गया। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप जमीन खरीदने से पहले सावधान हो जाइए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए, किस टाइप का लैंड लेना चाहिए, किस टाइप का लैंड नहीं लेना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज अपना नंबर छोड़िए, हम लोग और डिटेल में इसको बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये दी गई हुई जानकारी बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा और आप जमीन खरीदने से पहले अब इन सब चीजों को देखेंगे। और अगर कोई भी, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जमीन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होता है, उस पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं या उस पर आप हमें कॉल करके उस जमीन से रिलेटेड हमारे थ्रू आप फ्री में लीगल करवा सकते हैं। दोस्तों आपने सही सुना, फ्री में लीगल करवा सकते हैं हमारे थ्रू। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भूलिएगा नहीं, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग आ रहे हैं। ये सीक्रेट है, अभी बताऊंगा नहीं, कल मैं वीडियो बना के जब हम लोग डालेंगे तो आप देखिएगा। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।